दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश पढ़ेंगे। आज इंग्लिश में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, टेंस को कहते हैं हम काल, इसको टाइम एंड टेंस भी बोला जाता है, ठीक है। टेंस जो है वो ग्रामर का एक तरीके से कह सकते हो रूट है, यानी कि जड़ है, समझे। अगर टेंस आपका क्लियर है तो ओवरऑल ग्रामर पे आपका कमांड अच्छा है। कहने का मतलब कि अगर कोई भी चीज सीखने के लिए मतलब जाओगे तो फटाफट समझ में आने लगेगा, क्योंकि टेंस तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। टेंस में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस से। इसका नाम आज हेडिंग डालते हैं, टाइम एंड टेंस। टाइम को समय बोला जाता है और टेंस को काल बोला जाता है, ठीक है। अब समझते हैं। देखिए, समय जो है वो दो तरीके का है, ठीक है। एक तो काल, काल का यानी मतलब तीन पार्ट में काल बटा हुआ है, भूतकाल, वर्तमान काल, फ्यूचर का वो भविष्य काल, ठीक है। उसी तरीके से टाइम हो गया। अब समय भी तो एक तरीके, देखो ये पूरा एक काल को दर्शा रहा है और ये एक समय को दर्शा रहा है, ठीक है। तो टाइम एंड टेंस, इसलिए इसको टाइम एंड टेंस बोला जाता है। अब अगर इसकी हम स्टार्टिंग करें तो टेंस के तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है। हम यहां पे लिखते हैं देयर आर थ्री kinds of tense। पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। सेकेंड नंबर पे आता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस जिसको बोला जाता है भूतकाल। और थर्ड नंबर पे आता है फ्यूचर टेंस जिसको हम बोलते हैं भविष्य काल, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमने टेंस के तीन काइंड्स देख लिए। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब इनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, क्योंकि इन्हीं से पता चल रहा है। देखो हम बात करते हैं, एक एक करके मैं समझाता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो प्रेजेंट टेंस का मतलब ये होता है कि अभी हम वो काम कर रहे हैं, यानी कि काम वो जारी है आज के डेट में। जैसे मान के चलो कि आज सुबह से लेके आज रात तक मैंने जो भी काम किया, तो आज का जो काम है वो आज का काम प्रेजेंट में, ठीक है। अब प्रेजेंट में भी क्या हुआ कि समय के अकॉर्डिंग वो बट गया। जैसे एक काम जो मैंने सुबह किया था तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, वो काम हो चुका है, ठीक है। एक काम जो मैं अभी कर रहा हूं, अभी क्या कर रहा हूं, अभी आप लोग को मैं समझा रहा हूं, टेंस समझा रहा हूं, तो ये काम क्या है, जारी है, तो ये भी प्रेजेंट में रहेगा, ठीक है। एक काम जो मैं, चलो रात को 10 बजे मैं सोने जाऊंगा, तो ये क्या हुआ, भविष्य काल हो गया। मतलब कि आज के ही डेट में हमने तीनों जिंदगी जी ली, भूतकाल भी, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है और भविष्य काल जो आने वाला है, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से काल को तीन पार्ट में बांटा गया है कि जो काम हम अभी कर रहे हैं तो उसको प्रेजेंट में रखा जाएगा, ठीक है। जो काम हमने कर लिया है उसको पास्ट में रखा जाएगा और जो काम हम करेंगे उसको फ्यूचर में रखा जाएगा। इसलिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीन काइंड्स हो गए। अब प्रत्येक काइंड्स के चार चार काइंड्स और होते हैं। मतलब कि जैसे बात हम प्रेजेंट टेंस की करें तो प्रेजेंट टेंस के चार काइंड्स और हैं, पास्ट टेंस के चार काइंड्स और हैं, फ्यूचर टेंस के चार काइंड्स और हैं, यानी कि 4 4 8 4 12, टोटल हमें 12 पार्ट्स यहाँ पे पढ़ना है, 12 पार्ट्स पढ़ना है, ठीक है। इस 12 पार्ट में हर चीज
हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस का हमारा पता कहां से चलेगा कि टेंस कहां पे कौन सा काम, वो काम हो चुका है, वो काम हो रहा है, या वो काम होने वाला है, तो ये कहां से पता चलेगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि मैं बोलता हूं कि मैं पढ़ रहा हूं, तो मतलब ये काम जारी है। मैं पढ़ रहा था, वो काम हो चुका है, और मैं पढ़ूंगा, वो काम होने वाला है। तो प्रेजेंट की पहचान है, ही, हूं से होगा। पास्ट की पहचान था, थे, थी से होगा, और फ्यूचर की पहचान गा, गे, गी से होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम तीनों को एक एक कॉलम करके समझते हैं कि इनमें क्या क्या है। सबसे पहले हम रखते हैं प्रेजेंट टेंस, फिर रखते हैं पास्ट टेंस, और लास्ट में रखते हैं फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इन तीनों के बारे में सही तरीके से समझ लो, इनके मतलब पहचान बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में मोस्टली जो तुम्हारा लास्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड आएगा वो है, हूं, ही इत्यादि से खत्म होगा। मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ चुका हूं, या मैं पढ़ता रहा हूं, इस सबके लास्ट में क्या आ रहा है, हूं, हे, ये सब आ रहा है। तो ये हमें प्रेजेंट बताता है कि वो काम प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, अब अगर बात हम पास्ट की करें तो पास्ट हमें बताता है कि वो काम बीत चुका है, था, थे, थी इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। ठीक, अब हम आते हैं पास्ट में। जैसे अब देखो, कोई भी चीज को अगर जैसे मान के चलो कि कल तुमने क्या किया था, तो था बोलोगे ना, कि कल मैं क्रिकेट खेल रहा था, या कल मैंने ये काम किया था। तो लास्ट में हम किसका यूज कर रहे हैं, था का। तो था हमें ये बताता है कि वो काम हमारा हो चुका है। ठीक है, अब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के लास्ट में क्या आता है, गा, गे, गी, गा, गे, गी इत्यादि। इससे हम ये पता लगाते हैं कि वो काम हमारा फ्यूचर में होने वाला है। जैसे कि मैं 10 बजे सोऊंगा, मैं 10 बजे इंग्लिश पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये काम क्या है कि 10 बजे अभी अभी टाइम हो रहा है, मतलब जो भी अभी टाइम हो रहा है, अब वो हम जब रात में करेंगे, मतलब कि अभी से हम बाद में करेंगे, तो वो काम अभी हुआ नहीं है, वो काम मैं करूंगा, यानी कि वो फ्यूचर की बात कर रहा हूं, तो वो फ्यूचर में चला गया। तो देखो, ये तो हिंदी की पहचान हो गई कि हम यहां से टेंस की पहचान कर लेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में अगर है, हूं, ही इत्यादि रहे तो प्रेजेंट में आएगा। अगर सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी रहे तो पास्ट में जाएगा। अगर गागे, गी रहे तो फ्यूचर में जाएगा। ठीक है, तो यहां से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों की आइडेंटिफाई हो गई है कि कैसे कौन सा टेंस किस में जाएगा, वो हमने समझ लिया है। ठीक है, अब इनके देखते हैं कि इनमें चेंजिंग क्या क्या आएगी। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि हर टेंस के चार चार डेफिनेशन होते हैं, मतलब चार चार काइंड्स होते हैं। अब देखो, पहले नंबर पे हम प्रेजेंट की बात करते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको एक और नाम से जाना जाता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, इसका सेकेंड पार्ट जो होगा
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर फोर्थ पार्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आप लोग देख लो, प्रेजेंट टेंस के ये चार काइंड है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको एक और नाम से जाना जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड पॉइंट पे आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको भी एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में आई एम लगा देते हैं तो इम्परफेक्ट हो जाता है, ठीक है, उसको भी कॉन्टिन्यूअस में ही रखा जाता है। तो सेकंड पार्ट इसका हो गया, सेकंड नाम इसका हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और बाकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो ये है ही। थर्ड नाम हो गया इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब चलो इन चारों के बारे में हम एक बार देखते हैं कि इनका क्या क्या काम है, मतलब इनको किस तरीके से बांटा गया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो समझो पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो हमारी हैबिट को शो करता है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, जो काम, जैसे देखो जो आदत होती है हमारी, उस आदत को हम प्रत्येक दिन करते हैं सेम टाइम पे। जैसे मान के चलो कि सुबह मेरा 9 बजे ब्रेकफास्ट करने की आदत है, तो मैं 9 जैसे ही मेरा मतलब 9 बजने वाला होगा, मेरा माइंड तुरंत बोल देगा कि हाँ भाई तेरा नाश्ता करने का समय हो गया, आधा नाश्ता कर लेते हैं। तो वो क्या है, वो मेरा रोज का काम है। कहने का मतलब कि ये मेरे एक आदत में शामिल है ये। तो जो भी आदत में शामिल होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, क्योंकि हम हमारी आदत को रोज फॉलो करते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं तुमसे ये कहता हूं, आप लोगों से ये कहता हूं कि आप अपनी कोई आदत को एक सेंटेंस में एक्सप्रेस करो, तो आप क्या बोलोगे। सपोज करो कि आपकी कोई एक आदत है, कि मान के चलो कि आप सुबह 8 बजे स्कूल जाते हो, ठीक है, तो ये रोज करते हो। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपनी एक आदत को अपने वर्ड में, अपने सेंटेंस में एक्सप्रेस करो, तो आप क्या बोलोगे कि मैं रोज सुबह 8 बजे स्कूल जाता हूं। टेंस की पहचान कहां से होगी, जैसे एक तो प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। अब ये चारों पार्ट सेम तो होगा नहीं, अलग अलग होगा, इनकी पहचान अलग अलग तरीके से की जाएगी। तो कैसे इनकी पहचान होगी ये समझ लो। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जो हमने बता दिया कि ये आदत को शो करता है, ठीक है। और जो टेंस की पहचान होती है वो वर्ब के अकॉर्डिंग होती है। वर्ब यानी कि हिंदी में उसको क्रिया बोलते हैं, ठीक है। क्रिया के अकॉर्डिंग देखो, हम काम से ही तो पता करेंगे ना कि हाँ वो काम मैं कर रहा हूं या कर रहा था या करूंगा। तो ये जो टेंस में ये जो सेपरेशन हो रहा है, ये सेपरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ये काम करने की वजह से हो रहा है, यानी कि वर्ब की वजह से हो रहा है। तो जो चेंजिंग आने वाला होगा वो कहां पे आएगा, वर्ब में ही आएगा। जाहिर सी बात है कि अगर वर्ब की वजह से ही टेंस चेंज हो रहा है तो चेंजिंग कहां पे आएगा, वर्ब में ही आएगा ना। कुछ पॉइंट सब में कॉमन होगा तो कुछ पॉइंट सब में चेंज होगा, ठीक है। टोटल इसके 12 पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स के अपने अलग अलग रूल होंगे, अलग अलग पहचानने के नियम होंगे, अलग अलग बनाने के नियम होंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का अगर हम एक अपने लैंग्वेज में एक डेफिनेशन लिखें, तो चलो मैं एक डेफिनेशन लिख के बता रहा हूं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इत्यादि है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जिस हिंदी वाक्य क्रिया, क्रिया यानी कि क्या, वर्ब, वर्ब को ही तो क्रिया कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है,
ते हैं इत्यादि रहे, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा। ये हो गया पहचानने का नियम कि हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो हम वर्ब के अकॉर्डिंग पहचानेंगे कि हाँ ये वाक्य इस सेंटेंस का, इस टेंस का है, ये सेंटेंस इस टेंस का है। ठीक है, तो देखो किसके लास्ट की बात हो रही है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात थी। अब मैंने आपसे 2 मिनट पहले बोला था कि अगर आपको अपनी कोई आदत को एक वर्ड में एक्सप्रेस करना है तो आप कैसे बोलोगे, मैं रोज 8 बजे स्कूल जाता हूं। देखो जाना, जाना ये वर्ब हुआ, क्रिया हुआ, जा रहा हूं तो ये काम हो रहा है, चल रहा हूं, काम कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो ताते ती का यूज हुआ वो किसमें हुआ, जाता हूं, रोज 8 बजे स्कूल में जाता हूं, तो ये ता का जो यूज हुआ वो वर्ब के साथ हुआ, जाना वर्ब था और जाना में ही ता का यूज हुआ, यानी कि जाना से बन गया जाता। ठीक है, तो वर्ब के अकॉर्डिंग ही टेंस की पहचान करोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा। और ता है, ते है, ती है ये जो आता है ये हमारे आदत को एक्सप्रेस करता है। कोई भी अपनी आदत अगर बोलोगे तो देखना सबके लास्ट में ता है, ती है, ते है ही आएगा। जैसे मान के चलो कि रोज रात को तुम 11 बजे सोते हो तो क्या बोलोगे, मैं 11 बजे सोता हूं। गाय दूध देती है, सूर्य पश्चिम में डूबता है। ठीक है, गाय घास खाती है। अब ये सब क्या है, ये उनकी आदत है, सूर्य रोज पश्चिम में डूबता है, तो मैं ये बोल रहा हूं ना कि सूर्य पश्चिम में डूबता है, मतलब ये रोज का कंडीशन है, रोज ये काम होता है। ठीक है, तो ये सब हर आदत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य क्या कहलाएगा। अब इसका हम समझते हैं कि चलो हमने पहचानने का नियम तो देख लिया, हमने वाक्य को जो सेंटेंस मेरे पास था उसको मैंने पहचान लिया कि हाँ ये इस टेंस का वाक्य है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि उसको अब हम बनाएंगे कैसे। तो चलो अब मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पहले डिटेल से समझा देता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाया जाएगा, बाकी मिटाता हूं मैं। सो गाइस देखिए आप लोग, ठीक है, पहचान तो हो गई कि सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। अब हम बात करते हैं बनाने का नियम, स्ट्रक्चर इसका क्या है। हम अगर इसको बनाने के नियम देखें कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बनाने का नियम, कि इसको किस नियम के थ्रू बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे रखते हैं। सबसे पहले एक चीज और समझ लो आप, कोई भी सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, मोस्टली 3 ही होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान रखना हर टेंस में इन तीनों टाइप्स का यूज किया जाएगा। अफर्मेटिव का पहले समझेंगे, फिर नेगेटिव का समझेंगे, फिर इंट्रोगेटिव का समझेंगे। मतलब कि तीनों के जो रूल्स होंगे समान ही होंगे, बस थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अब ये देखो समझो। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम एक एग्जांपल रख लेते हैं। ठीक है, मेरी गाय दूध देती। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एक वाक्य है कि मेरी गाय दूध देती है। अब दूध देती है, देना, ये एक क्या है, वर्ब है, देना वर्ब है। गाय दूध दे रही है तो काम कर रही है, दूध दे रही है, तो ये क्या है, देना एक वर्ब हो गया और देना में ती लगा हुआ है। देखो देती है, ती का यूज हो गया, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, अब हम इसे बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस का, ध्यान रखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने का नियम।
अब इन तीनों के बारे में कंप्लीटली समझा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो, हर सेंटेंस का एक हीरो होता है, हर फिल्म का एक हीरो होता है, हर घर का एक मुखिया होता है। इस तरीके से हर सेंटेंस का एक हीरो होता है जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस टिका रहता है। अगर उस वर्ड को मैं निकाल दूं तो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बनेगा। जैसे राम घर जाता है, अब ये जो मैं सेंटेंस लिखा हूं ये किसके बारे में लिखा हूं? राम के बारे में। अगर मैं राम को ही वहां से हटा दूं, घर जाता है, तो भाई मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि कौन घर जाता है? समझे? ये हर सेंटेंस में कंडीशन बनेगा। सब्जेक्ट हर सेंटेंस में होता है, तो सब्जेक्ट की पहचान कैसे होगी कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस का मेन पार्ट क्या है, मतलब किसके बारे में सेंटेंस बताया जा रहा है। जिसके बारे में सेंटेंस बताया जा रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मेरी गाय दूध देती है, अब दूध देती है, कौन देती है भाई? तो मेरी गाय देती है, तो मेरी गाय जो है वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या है। देखो, वर्ब तो हर कोई जानता है कि वर्ब, कोई भी वर्ब अगर लिखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे इट, इट मतलब खाना। चलो हम यहां बात करते हैं देना। देना का होता है गिव, ठीक है, GIVE, गिव। गिव मतलब होता है देना। तो ये जो मैंने गिव लिखा, GIVE, ये गिव जो है ये मेरा फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। इसका सेकंड फॉर्म बात करें तो गिव का सेकंड फॉर्म होता है गेव, GAVE। थर्ड फॉर्म होता है गिवन, GIVEN। फोर्थ फॉर्म होता है कोई भी, किसी भी उसको किसी भी सेंटेंस को, अगर किसी भी वर्ब को, देखो समझो पहले, गिव था फर्स्ट फॉर्म, गेव था सेकंड फॉर्म और गिवन था थर्ड फॉर्म। किसी भी वर्ब का अगर फोर्थ फॉर्म बताना हो तो उस वर्ब में आईएनजी लगा दो, ये सब में कॉमन होगा। कहने का मतलब इट में आईएनजी लगा देंगे तो इटिंग हो जाएगा, तो ये इटिंग हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन गया। प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग हो गया, तो प्लेइंग हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जब किसी वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाता है। तो एक और बचा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या है। तो देखो, जैसे हर वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगा, वैसे ही अगर सारे वर्ब में एस या ईएस लगा दिया जाए तो फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। यानी कि फिफ्थ फॉर्म में एक चीज कंप्लीट होता है कि उसमें एस या ईएस का ही यूज करना है, ठीक है। तो यहां पे जैसे देना था, देना का इंग्लिश क्या होगा? गिव होगा, और गिव जो होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाएगा। और जैसे ही गिव में मैं एस लगा दूं, यानी कि GIVES, तो एस लगने के साथ ही ये जो गिव्स हुआ ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या है। कोई भी वर्ब लिखो तो फर्स्ट फॉर्म हो गया, और उस वर्ब में एस या ईएस लगा दो तो फिफ्थ फॉर्म बन गया, ठीक है। अब लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। जैसे देखो, हमने अभी समझा था कि किसी भी सेंटेंस का एक हीरो होता है, कहने का मतलब कि उसके ऊपर वो पूरा सेंटेंस डिपेंड होता है, ठीक है। तो जो बंदा है, अब जैसे देखो यहां पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, जैसे मान के चलो कि मैं अपनी बात करूं, ठीक है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं 10th पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाना वर्ब हो गया। अच्छा ठीक है, मैं था, कोई काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था, जो काम मैं कर रहा था वो मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे मैं जा रहा था, ठीक है, मन में एक सवाल आ रहा है कि कहां जा रहा था, तो जहां मैं जा रहा था वो मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इस सेंटेंस को बनाना है। इसमें एक बात और है कि कहां पे मैं फर्स्ट फॉर्म का यूज करूं और कहां पे मैं फिफ्थ फॉर्म का यूज करूं, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलती तुम्हारी यहीं से होगी, ठीक है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ कि कहां पे फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, कहां पे फिफ्थ फॉर्म का यूज करना है, तब तक ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट और फिफ्थ का यूज कहां पे होगा। तो इसका यूज देखने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, और टेबल से हम समझेंगे कि किसको कहां पे यूज किया जाता है।
देखो सबसे पहले हम टेबल लेते हैं। टेबल में दो चीज आता है, एक आता है पर्सन और एक आता है नंबर। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में समझना। नंबर में एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। ठीक है, नंबर में दो चीज हो गया, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। उसी तरीके से हम अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। चलो हम इन तीनों के बारे में समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या आएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट पर्सन का मतलब हमें यह पता चल रहा है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अकेला है। कहने का मतलब कि सिर्फ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं और वो बंदा बिल्कुल अकेला है। मान के चलो कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर मेरा नाम अवनीश है, ठीक है, चलो एक मैं बोलता हूं कि अवनीश पढ़ा रहा है, ठीक, तो ये तो मैंने अपना नाम यूज करके बोला। अब सपोज कि मैं अपना नाम यूज करना नहीं चाहता हूं, ठीक है, तो मैं अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये सिर्फ मेरी बात हुई ना, मैं अकेला हूं, सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूं, इसलिए मैं फर्स्ट पर्सन में आया। फर्स्ट का मतलब सिर्फ एक। ठीक है, तो मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं, नाम हटाने के बाद मेरा नाम आ गया मैं। ठीक है, तो ये जो मैं है ये मेरा फर्स्ट पर्सन है, यानी कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें क्या है, मैं, मेरी बात हो रही है, तो मैं पढ़ा रहा हूं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या जाता है, आई। सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन और प्लूरल नंबर का मतलब बहुवचन। ठीक है, तो ये आ गया आई। अब चलो अब हम देखते हैं प्लूरल नंबर क्या है। अब सपोज करो कि ये मैं पहले अपने बारे में बात कर रहा था, ठीक है, कि मैं पढ़ा रहा हूं, अब आप लोग पढ़ रहे हो, अब मैं और आप लोग इन दोनों को इंक्लूड करना चाहता हूं। ठीक है, मैं अपने आप को भी रिप्रेजेंट करूंगा और आप लोग को भी रिप्रेजेंट करूंगा। तो इस चीज को मैं एक वर्ड में कैसे एक्सप्रेस करूंगा, मैं बोलूंगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले मैं अपनी बात कर रहा था कि मैं पढ़ रहा हूं, अब मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हो गए, तो मैं इन सबको अपने साथ इंक्लूड करना चाहता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं से अब मैं पहुंच गया हम लोग पे, कि हम लोग पढ़ रहे हैं, और हम लोग का मीनिंग क्या होता है, वी, WE। तो आई का जो प्लूरल नंबर होगा वो हो जाएगा वी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन। अब देखो सेकंड से मुझे ये पता चल रहा है कि यहां पे कोई भी दो पर्सन शामिल होगा। ठीक है, चलो एक तो मैं हो गया और एक मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूं। सपोज करो कि मेरा कोई एक दोस्त सामने आ जाता है, तो मैं उसका नाम ना लेके उसको अगर रिप्रेजेंट करना, उसका नाम मुझे नहीं लेना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि तुम क्या कर रहे हो, यही बोलूंगा ना, उसका नाम नहीं लेना मुझे। सपोज करो कि मुझे नाम उसका नहीं पता, तो मैं क्या बोलूंगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा तुमसे ही तो बना। तो सेकंड में यू, ठीक है, जैसे मैंने बोला किसी और के बारे में बोला कि तुम पढ़ रहे हो, तो मैं बोल रहा हूं दूसरे के बारे में बोल रहा हूं, तो यहां पे कितने पर्सन शामिल हो गए, दो हो गए, तो इसलिए इसको सेकंड पर्सन में रखा गया। और सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है यू। यू का मतलब होता है तुम लोग, आप लोग। देखो अगर मैं तुम की बात करूं तो सिर्फ एक बंदे के बारे में बात हो रहा है, लेकिन मैंने तुम लोग के बारे में बात किया तो यहां पे क्या हुआ कि वो बंदा तो इंक्लूड है ही, और बाकी और भी बंदे वहां पे आ गए। मतलब कि यू को सिंगुलर नंबर में भी रखा जाएगा और यू को ही प्लूरल नंबर में रखा जाएगा, क्योंकि यू का मतलब ये होता है चार चीज, तुम लोग, आप लोग। ठीक है, तो देखो जब तुम और आप रहे तो मतलब कि ये सिंगल के बारे में बात हो रही है, लेकिन तुम लोग और आप लोग के बारे में बात करूं तो ये प्लूरल हो गया। और इन चारों जो होता है, ये चारों जो होता है इसका एक ही मीनिंग होता है यू, तो इसलिए यू को सिंगुलर में भी रखा जाता है और यू को प्लूरल में भी रखा जाता है। तो यू हमारा सेकंड पर्सन हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है, तो देखो थर्ड यानी कि 3 से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे टोटल 3 लोग शामिल होंगे, और वो 3 लोग कौन कौन से शामिल होंगे ये समझ लो। एक तो मैं रहूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ही बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं रहूंगा। चलो एक मैं हूं, एक और बंदा है और एक और बंदा है, ठीक है, टोटल यहां पे 3 बंदे। मैं किसी और से बात कर रहा हूं, किसी और के बारे में बात कर रहा हूं। ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं मैं बोल रहा हूं किसी और से बोल रहा हूं। सपोज कि मेरे सामने एक दोस्त बैठा है तो मैं उससे बोल रहा हूं, लेकिन मैं किसी और दोस्त के बारे में बोल रहा हूं।
कि हाँ वो लड़का जो है, चलो हम कोई भी एक नाम रख लेते हैं, सपोज करो राम। राम मेरा दोस्त है, लेकिन राम मेरे पास अभी है नहीं, मेरे पास अभी श्याम है। तो मैं श्याम से राम के बारे में बात कर रहा हूं। तो एक तो मैं हो गया, एक श्याम हो गया और एक राम हो गया। मैं बोलने वाला हूं, वो सुनने वाला है, और तीसरे के बारे में बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 3 लोग शामिल हो गए। तो चलो अब सपोज करो कि मैं राम का नाम लेना नहीं चाहता और श्याम से राम की जिक्र कर रहा हूं, बट मैं राम का नाम नहीं लूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि जैसे मैं एक सेंटेंस रखता हूं कि राम पढ़ रहा था। ठीक है, मैंने बोला श्याम से कि राम पढ़ रहा था, लेकिन अब मैं राम का नाम लेना नहीं चाहता। मैं श्याम से राम के बारे में ही बोलूंगा, बट बिना उसका नाम लिए। तो मैं उसके नाम के जगह पे क्या यूज करूंगा, वह पढ़ रहा था। ठीक है, मैं श्याम से बोलूंगा राम के बारे में कि वह पढ़ रहा था। तो मैंने बोला, श्याम ने सुना और किसी और के बारे में बोला। तो यहाँ पे टोटल 3 लोग शामिल हो गए। तो वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही। ही जो होता है ये मेल के लिए यूज होता है। ठीक है, और इसी का एक और मीनिंग होता है सी। सी मतलब भी वही होता है, लेकिन सी जो होता है ये फीमेल के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। अब एक बचा इट। इट भी आता है, लेकिन इट का यूज कहां पे करना है? तो देखो, इट का यूज जो होता है वो पहली बात कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है, और दूसरा जो नेचुरल डिजास्टर होता है, जैसे मान के चलो कि बारिश हो रही है, तो यहाँ पे बारिश होना ये एक वर्ब है। बारिश जो है वो एक वर्ब है। बारिश का होता है रैन, और रैन का फर्स्ट फॉर्म भी होता है, सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है। उसी तरीके से फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भी होता है। तो इस हिसाब से बारिश हमारा वर्ब हुआ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट कुछ नहीं है, बारिश हो रही है, तो बारिश तो वर्ब ही हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या रखेंगे? तो सब्जेक्ट कुछ नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम इट का यूज करते हैं कि इट इज रैनिंग, बारिश हो रही है। ठीक है, रैन में आईएनजी लगा दिया क्योंकि रैन तो वर्ब था, और सब्जेक्ट की जगह पे मैंने किसका यूज करा? इट का। तो जो भी नेचुरल डिजास्टर होंगे उनके सामने उनके साथ सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करोगे। ठीक है, इसमें एक चीज और आता है, वो है नेम। नेम यानी कि नाम। नेम यानी कि नाम। ठीक है, चलो इसको मैं यहां पे रखता हूं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एक चीज और आ गया था, नाम। अब देखो, नाम से समझो कि नाम वो या तो इंसान का हो सकता है, या फिर जानवर का हो सकता है, या किसी रिलेशनशिप का नाम हो सकता है। कोई भी चीज, हर वो चीज जो नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, उन सब नाम को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि मैं अपनी बात करूं, तो मेरा नाम अवनीश है, तो मैं अवनीश बोला कि अवनीश पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये नाम हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं गाय, तो एक जानवर है जिसका नाम गाय है, एक जानवर है जिसका नाम कुत्ता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो जानवर के नाम हो गए। अब सपोज करो मैं टेबल की बात कर रहा हूं, तो ये एक फर्नीचर है जिसका नाम टेबल है। तो हर चीज का नाम दिया हुआ होता है ना, तो जो भी नाम होगा उसके, अब पहले ये समझ लो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में मैं नाम, अब मैं नेम लिखा हूं। नेम का मतलब क्या कि वो सिंगुलर नेम है, एक ही बंदे का नाम है। अब इनका प्लूरल क्या हो जाएगा? तो यहां से ये समझ लो कि ही और सी का जो प्लूरल होता है, अब जैसे सपोज इसको समझते हैं कि इसका प्लूरल कैसे होगा। तो जैसे देखो, मान के चलो कि एक फील्ड है, एक फील्ड में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, अब सपोज कि उन सारे बच्चों में से कोई एक बंदा था जो मेरे पहचान का निकल गया, और मुझे उसका नाम पता है। तो एक तो मैं उसके नाम से रिप्रेजेंट करूंगा कि हाँ राम खेल रहा है। ठीक है, अब मैं वहां पे जितने भी बंदे बैठे हुए हैं या खेल रहे हैं, उन सबको एक ही साथ में इंक्लूड करूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि वे लोग खेल रहे हैं। पहले मैं सिंगल राम के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब राम के साथ उसके साथ जो भी टीम में खेल रहा है उन सबको इंक्लूड कर रहा हूं। तो राम के साथ उन सबको इंक्लूड करने पे मैं क्या बोलूंगा कि वे लोग खेल रहे हैं। मतलब कि सब्जेक्ट के रूप में मैं किसका यूज किया? वे लोग का। और वे लोग का मीनिंग होता है दे, THEY। दे मतलब होता है वे लोग। तो ये तो ही सी का प्लूरल नंबर हो गया। देखो, इट का कोई प्लूरल नंबर नहीं होता। अगर इट का सपोज कि प्लूरल नंबर आ भी जाए तो उसके लिए हम दे का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर नाम, जैसे देखो एक नाम है तो सिंगुलर नंबर है। अब वो दो नाम हो जाए, जैसे एक से ज्यादा, 2 3 4 5 जितने भी नाम हो जाए, तो वो नाम प्लूरल नंबर में चला जाएगा। तो उसको मैं क्या लिखूंगा? नेम्स। मतलब राम की बात हो रही है तो सिर्फ वो एक नाम है। राम और श्याम की बात हो रही है तो वहां पे 2 बंदे इंक्लूड हो गए। और एक से ज्यादा जब हो जाता है तो वो बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर में चला जाता है। आई होप कि टेबल समझ में आ गया होगा। ये तो सब्जेक्ट की पहचान थी। देखो, ये सारे प्रोनाउन है, ये आई, वी, यू, दे, ये सब जो दिख रहा है ये प्रोनाउन में आता है, क्योंकि संज्ञा के बदले में जो शब्द का यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। और
आई, पहले मैं अपने नाम लेके बुलाया था, लेकिन जब नाम नहीं लिया तो मुझे आई का यूज करना पड़ा। ठीक है, तो नाम यानी कि मैं नाउन हो गया अवनीश, तो ये एक नाउन हो गया। अब अवनीश के जगह पे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आई रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आई हमारा प्रोनाउन हो गया, क्योंकि संज्ञा के बदले में आई आया, अवनीश के बदले में आई आया, तो अवनीश नाउन हुआ, आई प्रोनाउन हुआ। ठीक है, तो अब देखो ये था हमारा टेबल, जिसमें फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल में क्या होता है, सेकंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल में क्या होता है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल में क्या होता है, ये हमने समझ लिया। अब हमें ये देखना है कि कहां पे हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे और कहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो देखो, बस एक कंडीशन अपने माइंड में डाल लो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के जितने भी इसके अंदर आएंगे उनके साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आ रहा है, एक तो नाम आ रहा है, वो नाम किसी का भी हो सकता है, एक ही आ रहा है, एक सी आ रहा है, एक इट आ रहा है। तो अगर सब्जेक्ट के रूप में इन चारों में से कोई एक यूज हो रहा है तो हम वर्ब के जगह पे फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन अब बाकी का क्या बचा, अब देखो यहां पे ये तो कंफर्म हो गया कि ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। ठीक है, अब बाकी का जो बचा उन सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, जैसे आई, वी, यू, नेम्स, दे। ये जो बचे अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट का रूप बनाता है तो वहां पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे गाय दूध देती है, तो द काउ गिव मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क। अच्छा, यहां पे मैंने गिव्स का क्यों यूज किया, क्योंकि गाय जो है वो एक एनिमल का नाम है, एक जानवर का नाम है, और नाम के साथ नाम जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, बस वो सिंगल नाम होना चाहिए। तो मैं गाय की बात कर रहा था, एक ही गाय की बात कर रहा था कि मेरी गाय दूध देती है। अब मेरी गाय, अब मैं ये नहीं बोला ना कि मेरी गायें दूध देती है, अब गायें बोलेंगे तो वो प्लूरल नंबर हो गया, बट गाय बोल रहा हूं तो सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता है। ठीक है, तो माई काउ गिव्स मिल्क। ठीक, तो देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा, और बाकी के जो भी बचे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, वी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, यू में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, और नेम्स और दे जो बचा इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ठीक है, तो ये टेबल अच्छे से समझ में आ गया। अब चलो इस पे मैं एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा के और आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट के जो भी पार्ट्स बचे हुए हैं, आज हमने खाली इंडेफिनिट किया। देखो इंडेफिनिट का थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जाता है, इंडेफिनिट का जो कंडीशन होता है वो थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ता है, क्योंकि ये टेंस की शुरुआत है। अगर शुरुआत में बहुत सारी, अब जैसे सब्जेक्ट ये सब यहाँ पे समझ लेंगे तो आगे तो हमें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे टेबल के बारे में हमें जानकारी मिल गई कि हाँ टेबल को कैसे बनाया जाता है। अब जो चेंजिंग होगा वो इसी टेबल के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन टेबल तो हमने सीख लिया है, तो बस हमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, मेन वर्ब को चेंज करना है। ठीक है, तो चलो ये टेबल था। अब इसके बाद इंडेफिनिट पे एक दो क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूं कि कैसे कैसे बनाते हैं। चलो दोस्तों, तो अफर्मेटिव सेंटेंस से मैं पहले कुछ वर्ड वो लेता हूं, सेंटेंस लेता हूं। सबसे पहले मैं लेता हूं कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। देखो सबसे पहले कि इस पूरे सेंटेंस में मैं ये पता करूंगा कि मेरा वर्ब कहां पे, तो खेलना हमारा वर्ब हुआ, खेलना हम काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब अगर ये वर्ब हुआ तो इसके लास्ट में क्या लगा है, मैंने क्या बताया था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, जिस हिंदी वाक्य क्रिया, क्रिया यानी कि वर्ब, वर्ब यही हुआ और इसके लास्ट में क्या लगा है, ते हैं, तो हमें यह पता चल गया कि यह सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है।
तो पहले तो हमें सेंटेंस पहचानेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या पहचानना है कि वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो देखो निगेटिव में नहीं का यूज किया जाएगा, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये दोनों नहीं है तो वो अफर्मेटिव होगा, मतलब वो सिंपल होगा कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये पॉजिटिव वे है। ठीक है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का अभी मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये था हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें इस सेंटेंस को बनाना है। ध्यान रखना कि जो स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है बिल्कुल सेम इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा, ना तो इसमें से हम अपने तरफ से कुछ निकाल सकते हैं, ना अपने तरफ से इसे कुछ दे सकते हैं। ठीक है, जैसे के जैसे दिया हुआ है बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे हमें हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे सब्जेक्ट की मांग की जा रही है। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो हिंदी सेंटेंस है इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो मैंने सब्जेक्ट बता दिया था कि सब्जेक्ट के ऊपर ही पूरा सेंटेंस टिका होता है। अगर मैं यहां से हम लोग को निकाल दूं तो क्रिकेट खेलते हैं, मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है कि कौन खेलते हैं, तो हम लोग खेलते हैं। तो हम लोग जो हुआ ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और हम लोग को हिंदी में क्या, को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। ठीक है, चलो वी हो गया। अब आगे आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। तो देखो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म की जो मतलब वेरिफिकेशन की जाएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। मैंने टेबल में ही तो बताया था, टेबल में आई, वी, यू, देश, ही, सी, इट, ये सब का जो यूज किया था वो क्या है, सब्जेक्ट का ही तो काम कर रहा है। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म की पहचान करेंगे। तो वी आ गया। अब एक बार अपने माइंड को टेबल पे डाइवर्ट करो, जो इससे पहले मैंने टेबल लिखवाया था। अब उस टेबल में ढूंढो कि वी कहां पे था। तो वी मेरा फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में था, और फिफ्थ फॉर्म थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यूज किया जाता है। बाकी के जो भी बचते हैं उनके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो वी जो है वो सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में चला गया, और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब खेलना हमारा प्ले, प्ले को क्या कहते हैं, खेलना। तो यहां पे लिखा प्ले, वी प्ले। देखो ये फर्स्ट फॉर्म है, वी प्ले। वी प्ले क्या खेल रहे हैं हम, क्रिकेट। तो सब्जेक्ट, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ, और ऑब्जेक्ट। देखो जो भी हमसे स्ट्रक्चर मांग रहा था इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने इसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन बना दिया। क्या इससे मैंने अपने तरफ से कुछ दिया या इससे कुछ अपने तरफ से लिया, नहीं, बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया। पहले सब्जेक्ट मांगा, सब्जेक्ट रखा, वर्ब मांगा, वर्ब रखा, ऑब्जेक्ट मांगा, ऑब्जेक्ट रखा। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये कंप्लीट ऐसे ही बनेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो है वो कल के वीडियो में हम समझाएंगे। देखो कल की जो हमारी वीडियो होगी उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव समझा दूंगा। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कल की वीडियो में ही करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट को भी कल की वीडियो में ही करेंगे। सब कोशिश मेरी ये रहेगी कि कल पूरा प्रेजेंट टेंस ही मैं कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी अगर कहीं पे कुछ डाउट, कोई ऐसी कड़ी जो आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कंप्लीटली आपके समझ में आना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाता है या कहीं पे कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताओ, मैं जरूर आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो बाकी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, लाइक कमेंट जरूर करो, और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।